हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 21 जनवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आज की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अवर मेंटर्स गाइडेड प्रीलिम टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी 2023। अब इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में क्या होगा, आपको मेंटर्स की गाइडेंस मिलेगी। इसमें आपको टोटल 34 टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। साथ में ही इसमें टोटल 7 सीसेट टेस्ट भी इंक्लूडेड हैं। बाकी और भी बहुत सारे फीचर हैं, जैसे मल्टीपल रिवीजन हो गया, 1.5 साल के करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, और किस तरह से आपकी अप्रोच करनी चाहिए। मेंटरशिप सेशंस भी आपके लिए इसके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है एंड हिंदी और इंग्लिश में आपको ये पर्टिकुलर जो कोर्स है ये मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पर जा सकते हो। इन केस आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो इन नंबर से भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है दैट इज हमारा चन्नपटना ट्वाइस के रिगार्डिंग। अब देखो, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी ना बार बार बात करी है कि इंडिया की अगर आप टॉयज की इंडस्ट्री को देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। आप चाहे देखो, इवन ना एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर या फिर इवन माइथोलॉजी के अंदर आप देखोगे तो टॉयज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, अलग अलग तरह के टॉयज हमारे आपको महाभारत के अंदर भी उनका जिक्र देखने को मिल जाएगा। तो आजकल के टाइम पर जो रीजनल टॉयज है ना, बहुत जगह पर काफी अच्छे बनते हैं, पर उनको शायद हम बहुत अच्छे लेवल पर तक प्रमोट नहीं कर पाते। तो यही सारे कोशिश है कि हम इनको थोड़ा और आगे लेके आए। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो चन्नपटना टॉयज है ना, दरअसल में चन्नपटना एक कर्नाटका में एक जगह है, तो वहां के जो टॉयज है उनको डिस्प्ले किया गया है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई है वहां पर एफएमसी सोल्यूशन लीडर मीटिंग में ये देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर ऑगमेंटेड रियलिटी भी है। दरअसल में एआर का मतलब पता क्या होता है ऑगमेंटेड रियलिटी का? यहाँ पर जो आपका रियल वर्ल्ड है, जो चीजें आप देखते हो, उसके अंदर कंप्यूटर का जो कंटेंट होता है उसको ऐड ऑन कर देता है। ठीक है, आप में से शायद कुछ लोगों ने ना कई बार पोकेमोन गो गेम खेली होगी। उसमें क्या होता है ना, जो आप चीजें देखते हो, एक तो अपनी आंखों से देख रहे हो, प्लस कंप्यूटर ने कुछ कंटेंट को जनरेट किया, उसको कंबाइन कर दिया जाता है, तब उसको ऑगमेंटेड रियलिटी करते हैं। तो ये चीज यहाँ पर हमें देखने को मिली है। अब इस वजह से ना हमें इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ टॉयज के बारे में पढ़ना जरूरी हो जाता है। दरअसल में कुछ नहीं है, ये एक तरह के वुडन टॉयज होते हैं, वुडन डॉल्स। आप देख भी सकते हो पिक्चर्स के अंदर, जो कहाँ मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, कर्नाटका के रामनगर डिस्ट्रिक्ट के चन्नपटना टाउन के अंदर। ठीक है, और जैसा कि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर समझा था, जोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में, जीआई टैग्स हमने देखे थे। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे जीआई टैग्स के नाम भी बताए थे। ठीक है ना, जैसे ओडिशा का रसगुल्ला हमने देखा, हमने दार्जिलिंग की चाय देखी थी, कंदमल हल्दी देखी थी, कुल्लू शॉल देखा था, चंदेरी साड़ी देखी थी। ये सारी चीज देखी थी, नहीं देखी थी? बिल्कुल। उसी तरह से जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ टॉयज है ना, ये भी हमें जीआई टैग के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जो कि डब्ल्यूटीओ के अंदर हमें ये चीजें हम जानते हैं। ठीक है, तो काफी पॉपुलर है। ठीक है, इसी वजह से इनको जो इस पर्टिकुलर टाउन को टॉय टाउन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कर्नाटका के अंदर गोम्बगेला ओरू, ठीक है, टॉय टाउन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, बाकी वुड का कंस्ट्रक्शन है। बाकी अगर आप नोटिस करोगे तो हैदर अली का टाइम देख लीजिए, टीपू सुल्तान का जानते हो आप, मैसूर के रिगार्डिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल इनका प्ले किया है इन्होंने। तो उस टाइम पर भी हमें ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। बाकी साथ ही साथ वेजिटेबल डाइस हो गया, वेजिटेबल जो कलर्स हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। कोई केमिकल्स नहीं इनको लिए बनते हैं, तो बच्चों के लिए भी बहुत सेफ होते हैं। आप ना कभी आजकल जो मॉडर्न टॉयज आते हैं ना, उनके ऊपर एक तरह की वार्निंग लिखी होती है कि छोटे बच्चों के लिए कंफर्टेबल नहीं है या इस तरह की चीजें। पर ये वाले जो टॉयज हैं, ये तो वेजिटेबल टॉयज कलर्स वगैरह यूज होते हैं जिनमें कोई केमिकल्स नहीं होते, तो डेफिनेटली काफी सेफ है चिल्ड्रन के लिए। तो काफी अच्छा खासा इनका पोटेंशियल है वर्ल्ड मार्केट के अंदर इस तरह से ये ग्रो करने का। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी थी। जीआई टैग के बारे में मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कशन किया था, तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो। अब जीआई के अंदर क्या होता है, कोई स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन के कोई पर्टिकुलर चीज होती है, जैसे दार्जिलिंग चाय की बात करी। यहाँ पर ध्यान रखना कि एक हमारे पास मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके अंदर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। वो पर्टिकुलर एजेंसी है इसके रिगार्डिंग, जो नोडल एजेंसी है, राइट। इंडिया ने डब्ल्यूटीओ के साथ कंप्लाई करने के लिए एक अलग से एक्ट पास किया है, उसका क्या नाम है, जीआई एक्ट 1999। ठीक है, और भी देखो, ये जो टैग होता है नियरली 10 साल तक हमें वैलिड देखने को मिलता है, तो इस तरह से आप ये चीजें नोटिस कर सकते हो। बाकी जो डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये जो एग्रीमेंट है इसके रिगार्डिंग जीआई को डिफाइन किया गया है। ये क्वेश्चन मैंने एक बार आपसे पहले भी पूछा था, जो 2018 में यूपीएससी ने हमसे पूछा, वो क्या था, इंडिया ने जो जीआई एक्ट पास किया है वो किसके ऑब्लिगेशंस के साथ कंप्लाई करने के लिए किया है? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, द आंसर इज डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज महाबली फ्रॉग।
अब यहाँ पर नोटिस करो, ठीक है, आप थोड़ा पिक्चर में ना, मेरी कोशिश रहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पिक्चर लेके आऊं, रीजन भी कि चीजें लंबे टाइम तक ना आप याद रख सकते हो। तो ये जो महाबली फ्रॉग है ना, इसको क्या करने की कोशिश करी जा रही है, इसको हम स्टेट फ्रॉग ऑफ केरला, केरला स्टेट का स्टेट फ्रॉग बनाने की यहाँ पे बात करी जा रही है। अब ये अगर आप नोटिस करोगे तो आप नोटिस करो ये पर्पल कलर का है, इस वजह से इसको हम पर्पल फ्रॉग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, महाबली फ्रॉग कह लिया, पर्पल फ्रॉग कह लिया, एक ही बात है। और ये कौन सी जगह में हमें एंडेमिक देखने को मिलता है, जो वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया है। मल्टीपल टाइम्स मैंने आपके साथ वेस्टर्न घाट्स का एरिया भी डिस्कस किया है, तो वहां पर हमें देखने को मिल जाएगा। और ध्यान रखना, देखो यहाँ पे ना काफी जो एरिया जहां पे आपको मिलेगा ना, किस एटमॉस्फेयर के अंदर देखने को मिलता है, थोड़ा सा वहां पे डैम्पनेस होती है, ठीक है ना, एक तरह का वेल एरेटेड सॉइल होती है, ठीक है, जो मान लो पॉन्ड्स हो गया या पानी के जो सोत्र हो गए ना, उसके आसपास कहीं पर ये देखने को मिलता है। तो इस तरह के एटमॉस्फेयर, इस तरह का जो एनवायरमेंट है, ये इसको ज्यादा पसंद आता है। अब ध्यान में ये रखना कि जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो इसके थोड़े जो बाजुएं होती हैं, लेग्स कह लीजिए, वो थोड़ी जो होती हैं थोड़ी फैट होती हैं, ठीक है, तो इसी का मीनिंग है शॉर्ट शॉर्ट लिम्स, शॉर्ट होती हैं बट थोड़ी सी फैट होती हैं। एज वेल एज सेम टाइम अगर आप नोटिस करोगे एक छोटा हेड होता है इसका, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये ज्यादातर टाइम साल का नीचे ही रहता है, इट रिमेन्स अंडरग्राउंड फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। बस होता क्या है, सिर्फ 2 या 3 हफ्ते के लिए ये ऊपर आता है, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर कब आता है, सिर्फ 2 या 3 हफ्ते के लिए, अदरवाइज ये अंडरग्राउंड ही रहता है। सिर्फ मेटिंग करने के प्रोसेस के लिए वो 2 से 3 हफ्ते आता है ड्यूरिंग द मॉनसून। मैंने अभी बताया था ना कि जो पॉन्ड्स हो गया, स्ट्रीम्स हो गया, उस पर्टिकुलर एरियाज के रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर चीज हमें देखने को मिलती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में ये देखने को मिल जाता है। अब ये जो फ्रॉग का नेम था, ये रखा गया है किसके अंदर, महाबली, जो एक तरह के मिथिकल किंग यहाँ पे माने जाते हैं, उनके रिगार्डिंग यहाँ पर रखा गया है। तो जो बेसिकली इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हम महाबली फ्रॉग को थोड़ा कंजर्व करें, वहां का जो इकोसिस्टम है कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न घाट्स का, वो भी कंजर्व कर सकते हैं। एक दो थ्रेट्स है इसके रिगार्डिंग, दैट इज कंस्ट्रक्शन, क्वारिंग और पोल्यूशन। पोल्यूशन ज्यादा होगा तो उसके रिगार्डिंग दिक्कत आएगी, कंस्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है इसके कंसर्न्स आ पाए। एक लास्ट चीज इसके रिगार्डिंग, दैट इज कि आईयूसीएन स्टेटस इसका क्या है, नियर थ्रेटेंड है। तो ये सारी चीजें आपको महाबली फ्रॉग के बारे में पता होनी चाहिए। दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रिलेट करता है हाकू पत्र से। अब हो सकता है मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन इसमें गलत हो, पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, एक वर्ड है यहाँ पे पत्र। पत्र का मीनिंग आप सभी जानते हो, पेपर या डॉक्यूमेंट से होता है। उसी तरह से हाकू का मीनिंग होता है एक तरह का अधिकार, एक तरह का राइट। अभी हुआ क्या है, जो कर्नाटका के अंदर ना इस तरह के जो हाकू पत्र हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं बाय अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। देखो, समझने की कोशिश करिएगा। कुछ ना हमारी कम्युनिटी के अंदर कुछ वल्नरेबल सेक्शन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, कुछ झुग्गी झोपड़े में रहने वाले हो गए, ठीक है, कुछ हैंडीकैप हो गए, डिसएडवांटेज पॉपुलेशन, ये सारे हो गए। या फिर अगर मैं स्पेसिफिकली कर्नाटका की बात करूं तो वहां पर आपको कुछ बंजारा कम्युनिटी या फिर नोमैडिक कम्युनिटी के कुछ लोग मिल जाएंगे। अब हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि सभी के एक ना सर के ऊपर एक तरह की छत हो। उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपके पास एक जमीन का अधिकार होना चाहिए। तो वही जो जमीन का अधिकार है, उसके लिए एक तरह का ये लीगल डॉक्यूमेंट क्या बन जाता है, हाकू पत्र, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो वो अब आप समझ चुके हो कि इनके लिए हम थोड़ा बेनिफिट देना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी कोई घर बनेगा इस पर्टिकुलर जमीन के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ उस वो बेनिफिशियरी ही यूज कर सकता है। ऐसा नहीं कि वहां पे जो घर बना के किसी और को रेंट पे दे दिया, नहीं, ये उस पर्टिकुलर पर्सन को एक तरह की ओनरशिप का राइट देता है, एक तरह का लीगल राइट, ये लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। और स्टेट ने गारंटी दी है, ठीक है ना, तो स्टेट गारंटी हो गया। प्लस साथ ही साथ अगर आप नोटिस करो, अगर आप इसके रिगार्डिंग आपको टाइटल, एक डीड टाइटल बन गया ना, आपका कंक्लूसिव हो गया, तो आपको नोटिस करने को मिलेगा कि आप इससे बैंक लोन वगैरह भी ले सकते हो। बाकी कोई ना कोई हो सकता है, कई बार ना जमीन के रिगार्डिंग कुछ विवाद आ जाते हैं कि अच्छा मेरी जमीन कौन सी है, तेरी जमीन कौन सी है, इस तरह कुछ कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो वो सारे भी इस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन के थ्रू वो खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह की चीजें आप नोटिस कर सकते हो कि कोई आपकी जमीन के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे हेल्प कर देती हैं हाकू पत्र के थ्रू, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी ने अभी किया है कर्नाटका के लिए कुछ पर्टिकुलर जगह के अंदर, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेप बन जाता है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। अब देखो, थोड़ा मैप के ऊपर आओ, ठीक है। तो ये आपको ना यहाँ पर आपको केन रिवर ये देखने को मिल जाएगी, ठीक है सर। और ये है आपकी, ये रही क्या, बेतवा रिवर, ठीक है। और ये रही आपकी यमुना रिवर। तो पहले तो हमें ये समझ आ गया कि अच्छा सर ये बाद में यमुना रिवर में जाके मिलती है, ठीक है। और केन का क्या पाथ है हमने वो भी देख लिया, बेतवा रिवर का भी देख लिया। अब यहाँ पर ना ये जो कुछ एरियाज हैं यहाँ पर, एक तो पहले देखो यहाँ पर है क्या,
ये रहा पन्ना टाइगर रिजर्व यहाँ पर, ठीक है। और ऊपर से ये जो पूरा इसका आसपास का जो एरिया है ना, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड रीजन। अब बुंदेलखंड रीजन में क्या होता है, बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है, ड्रॉट इफेक्टेड एरिया है। अब यहाँ पर हमने ना एक प्रोजेक्ट है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। बेसिकली बात क्या है ना कि जो केन से हम पानी है इसको इसको लिंक कर देंगे किसके साथ, बेतवा के साथ। तो ये जो बुंदेलखंड वाला रीजन है जिसको पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वो हम एक्सेस का पानी केन रिवर से बेतवा की तरफ दे देंगे। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कुछ मीटिंग हुई थी, वो इतने पॉइंट नहीं है, हमें इसका पर्सपेक्टिव समझना था, इसकी थोड़ी मैपिंग की लोकेशन समझनी थी, वो हमने समझ ली। काफी सारे एक्सपर्ट्स को ये भी बोल रहे हैं कि पन्ना टाइगर रिजर्व के ऊपर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे हो सकता है, बट ठीक है। बट अदरवाइज हमें प्रोजेक्ट समझना था, वो हम प्रोजेक्ट अच्छे से समझ चुके हैं। जो नीरा है ना, नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी, उसके पास पावर होती है क्या, कि वो एक तरह की स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक एसपीवी को सेटअप कर पाए। और उसी वजह से केन बेतवा के लिए भी हमने एक अलग तरह से स्पेशल पर्पस व्हीकल जो इसी पर्टिकुलर पर्पस को टैकल करने के लिए बनाई गई है, दैट इज केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी, इसको हमने सेटअप किया हुआ है ताकि ये जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है इसको ये अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए, ठीक है। तो एक तरह का एमओयू यहाँ पे साइन हुआ है, किसके बीच में, सेंटर के बीच में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच में, ताकि इस प्रोजेक्ट को हम स्मूथली रन कर पाए। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज आईईए। आईईए क्या है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अभी देखो आईईए की रिपोर्ट है, उन्होंने एक बात क्या बोली है, उन्होंने ये बात बोली है कि देखो चाइना के अंदर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शन को हटाया जा रहा है, वहां पे रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट किया जा रहा है। उससे क्या होगा, अब आप खुद सोचो, अगर रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट कर दिया तो लोग एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा घूमेंगे, बिल्कुल। उससे क्या होगा, ऑयल की जो डिमांड है वो आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है, ऐसा आईईए ने बोला है। पर अगर डिमांड चलो बढ़ रही है, पर सप्लाई साइड पता क्या हो रहा है, सप्लाई साइड आप जानते हो रशिया के ऊपर हमने कुछ सैंक्शंस लगा रखे हैं, मतलब वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने, तो उस वजह से ऑयल के ऊपर प्राइस कैप है एक तरह से, उस वजह से सप्लाई के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज आ सकते हैं। कहने का पॉइंट क्या है कि डिमांड बढ़ने वाली है पर सप्लाई हो सकता है नीचे आ जाए, ऐसा आईईए का मानना है। अब सर ये आईईए आखिर है क्या, देखो ये एक तरह की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें पेरिस में देखने को मिल जाती है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1974 के अंदर हुई थी। दरअसल में ना 1973 में एक तरह का ऑयल क्राइसिस देखने को मिला था। उस टाइम के क्या हुआ, ऑयल की जितनी भी सप्लाई चेन थी वो एक तरह से टूट गई थोड़े टाइम के लिए। तो हुआ क्या, ऑयल सप्लाई में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई। फिर हमने क्या सोचा कि नहीं यार, एक एजेंसी होनी चाहिए जो थोड़ा ऑयल के प्राइसेस को साथ साथ ऑयल सप्लाई को थोड़ा स्टेबलाइज करके रखे। तो यही इसका काम है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, कि ये सारी चीजों को स्टेबलाइज रखे। अभी जो आईईए है ना, ये वर्क करती है अंडर द ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ ओईसीडी। ओईसीडी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। ओईसीडी दरअसल में ना जो डेवलप्ड कंट्रीज है दुनिया की, या फिर ऐसा बोल लीजिए कि जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अच्छा स्थान होता है, वो सारी कंट्रीज ओईसीडी के अंदर आती हैं। तो आप सोच के बताओ क्या इंडिया इसका मेंबर होगा, द आंसर इज नो। इंडिया ओईसीडी का बिल्कुल भी मेंबर नहीं है, क्योंकि इंडिया भी डेवलप्ड कंट्री नहीं बना है, ठीक है ना। तो आप नोटिस कर सकते हो कि जो आईईए है वो इसी के एक तरह के फ्रेमवर्क के अंदर काम करती है। आईईए में आपको टोटल 31 मेंबर नेशन देखने को मिल जाएंगे। इंडिया इसका 2017 में क्या बना था, एसोसिएट मेंबर, ठीक है, एसोसिएट मेंबर यहाँ पे बना था। एक और बात हमें नोटिस करनी है कि अगर एक कंट्री को आईईए का मेंबर बनना है तो उसके पास ना कुछ रिजर्व्स होने चाहिए। कितने रिजर्व, जितना वो इंपोर्ट करवाता है उस हिसाब से उसके 90 दिनों के रिजर्व। समझ रहे हो कि मान लो एक कंट्री एक दिन में एक्स अमाउंट ऑफ जो होता है ना क्रूड ऑयल वो इंपोर्ट करती है, तो उसके पास अगर 90 दिन का बेसिकली 3 महीने का रिजर्व है तो उसको डेफिनेटली वो मेंबर फिर बन सकती है। ये इस पर्टिकुलर आईईए की कंडीशन है वहां का मेंबर बनने के लिए। इंडिया के केस में क्या है, इंडिया इसका एक एसोसिएट मेंबर है, राइट। तो ये थे टॉपिक जो हमें आज डिस्कस करने थे। मैं आपको टोटल 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनके आंसर क्या थे। जो मैंने कल आपसे 5 क्वेश्चन पूछे थे मैं उनका आपको आंसर बता देता हूं। पहला क्वेश्चन था पॉक्सो एक्ट के संबंधित, कि यहाँ पर चिल्ड्रन को 16 साल से नीचे की बात करी गई है। नहीं सर, यहाँ पर बात थी 18 साल के नीचे की। मैंने आपको एक साथ ये भी बताया था कि ये कैसा लॉ है, एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है। यहाँ पे कोई भी जेंडर का हो तो उसका फर्क नहीं पड़ता, बॉयज गर्ल्स सबके लिए एप्लीकेबल है। और जो भी चाइल्ड के वेलफेयर या उसके इंटरेस्ट के लिए होता है वो सारी चीजें इस पर्टिकुलर एक्ट में हमें देखने को मिल जाती हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फॉल्स। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हमने पढ़ा था, ठीक है। काफी कंट्रोवर्सी चल रही है इसके रिगार्डिंग, क्या इसके हेडक्वार्टर हरियाणा में है, नहीं सर, इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तीसरा स्टेटमेंट, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल क्या 1987 में एस्टेब्लिश हुआ था, ये स्टेटमेंट सर बिल्कुल ठीक है।
अपाचे हेलीकॉप्टर क्या इजराइल थी? नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि जो टाटा बोइंग एयर एरोस्पेस लिमिटेड, ठीक है ना, एक तरह का जॉइंट वेंचर था बिटवीन किसके अंदर, टाटा का जो था टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, और साथ ही साथ जो बोइंग कंपनी है, ठीक है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर, जो कि यूएस के साथ है। तो ये इस वजह से ये स्टेटमेंट भी हमें फॉल्स देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये लास्ट इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या लीस्ट कंसर्न ही था, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये थे कल के जो 5 क्वेश्चन जिनका आंसर दे दिया। इन पांचों का आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बूस्ट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।